Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning to all. प्रियांशी, कनिष्का, प्रगति, कौन एब्सेंट है? मनीष, ठीक है. Okay. So today we will solve exercise number 6.2 based on the concept of what? Increasing and decreasing functions. Which functions are increasing and which functions are decreasing and increasing in which domain, which intervals, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पता करेंगे. मैं आपको पहले बताया था दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे. फर्स्ट टाइप इज इंटरवल देके पूछेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या फिर इंटरवल पूछेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है. ठीक है ना. ये दो टाइप के क्वेश्चन बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में रिवॉल्व करेंगे. तो कोशिश करते हैं कि आज करीब इसके कितने क्वेश्चन है टोटल? 19 है, तो एटलीस्ट हाफ करने की आज कोशिश करते हैं ताकि 2 दिन में एक्सरसाइज कवर कर पाए. है नहीं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा स्पीडली करेंगे तो हो जाएंगे ना. तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.2 लेट अस रिवाइज द वेरी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. और कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसके कोर कॉन्सेप्ट है कि हमको एफ एक्स गिवन होगा. एफ एक्स से हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव की मदद से करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. वो जो सिखाया था वो आपकी नॉलेज के लिए था. इक्का दुक्का कुछ नॉलेज वाइज क्वेश्चन आ जाए तो, है ना. बाकी आने के चांसेस कम ही है. डेरिवेटिव से ही करना है आपको, है ना. तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या कहोगे? फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग. क्या है इस केस में? आप कहोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्या कहोगे बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है. और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तब सिंपली इंक्रीजिंग. तब सिंपली इंक्रीजिंग. अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए क्या कहोगे? स्ट्रिक्टली decreasing. इंक्रीजिंग. एंड इफ एफ डैश एक्स is less than equal to 0 आ जाए then you'll say the function is decreasing. And the final case which can be is that कि f dash x equal to 0 आ जाए then the function is an constant function. और अगर ये तो इसको तो एक बार साइड में छोड़ दो, ऊपर में से इनका कॉम्बिनेशन आ जाए, इसका और इसका, ये इसका और इसका, ये इसका 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 इसका, तब क्या कहेंगे? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. क्लियर? ये 4-5 कॉन्सेप्ट है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी एक्सरसाइज रिवॉल्व करती है. ठीक है ना. कृष्णा बाबा, हाँ ना एफ डैश एक्स डेरिवेटिव. हाँ, वो डेरिवेटिव वाले जो हमारे पास पॉलिनोमियल बना है, डेरिवेटिव वाला फंक्शन बना है जो, उस फंक्शन को इक्वल टू 0 करें. ठीक है. क्लियर? हाँ, चलिए लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. क्या कह रहा है? एक फंक्शन है 3x + 17, वो किसी भी रियल नंबर यानी x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लो, यानी डोमेन इसने ऑल रियल नंबर्स ले लिया है. ठीक है ना. एनी रियल नंबर. आपको प्रूव करना है कि कोई भी रियल नंबर x ले लो, कोई भी x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, -1 ले लो, -10 ले लो, -6 ले लो, कोई भी रियल नंबर x ले लो, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा. ये फंक्शन हमेशा क्या बनेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. कैसे इसको करेंगे? स्टार्ट राइटिंग. The given function is f(x) equal to 3x + 17. This is my given function where x belongs to any real number, है ना. where x belongs to any real number.
ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, करो नाउ। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get f dash x equal to, बोलो 3x plus 17, 3 plus 0 यानी कि 3, यानी कि 3। अब आप देखो क्लियरली, क्लियरली जो डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। x तो है ही नहीं उसमें, तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, और पॉजिटिव अलग है, तो हर हाल में f डैश x पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है ना। x कुछ भी ले लो, x अगर आप सपोज करो यहाँ पे 3 लोगे तो भी f डैश x ग्रेटर देन 0, x अगर आप 10 लोगे तो भी f डैश x, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x कुछ भी ले लो ये पॉजिटिव है, यही हमको अच्छा प्रूव करना था। क्या करना था वो भी देखते जाया करो, शो करना है ना, प्रूव करना है, तो प्रूव हो गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, here here उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है बेटा, फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, और उसमें पॉजिटिव भी है। समझ में बन क्लियर है। f dash x equals to 3, here f dash x is independent of x, is independent of x and is always positive, and is always positive, ठीक है ना, and is always positive। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, that is f dash x is greater than 0 for any value of x, for any value belongs to, अच्छा मुझे बताओ f dash x ग्रेटर देन 0 आया, तो ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, hence fx is strictly increasing, is strictly increasing for any x belongs to R, आंसर ट्रू या वेरीफाइड कुछ भी लिखो, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर लिख लो या सिंपली ऑन आर लिख लो, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना, एनी वे यू कैन राइट। कोई डाउट पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी है ना, कोई डाउट? हाँ Excuse me, sir. हाँ, एक मिनट, एक मिनट, 2 मिनट, हाँ बताओ कनिष्का। इंक्रीजिंग तो होगा ना, x की वैल्यू आप -17/3 पुटअप करो, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, और x की वैल्यू -17/3 पुटअप करो, उस पॉइंट पे भी वो बढ़ रहा होगा। द क्वेश्चन इज नॉट दैट कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पे बढ़ोतरी की तरफ है कि गिरोतरी की तरफ है, ये हमको इस एक्सरसाइज में पता करना है, नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, वो इंप्रूविंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये हमको प्रूव करना। हाँ बोलो, तो फिर फंक्शन का ग्राफ यूं है सीधा कांस्टेंट, ठीक है ना। लास्ट वाला पॉइंट ये तो था कि if f dash x is equals to 0 then the function is a constant function, neither increasing nor decreasing, it is a constant। हाँ, और क्या पूछ रहे थे प्रगति, आप पूछ रहे थे या प्रियांशी? सर अगर ये f dash x 3 है तो ये तो स्ट्रेट लाइन हुई ना सर, तो ये इंक्रीज कैसे कर रहा है सर ये? बेटा f dash x 3 है ना, we are commenting on fx, fx is strictly increasing। मैंने कहाँ लिखा कि f dash x increasing है, f dash x की वैल्यू पे fx पर कमेंट कर रहे हैं हम, fx वाला जो फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन तो खैर ये भी होगा लेकिन ये यूं होगा, यूं इंक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन तो देखो, अगर मैंने ग्राफ यूं बनाया तो स्ट्रेट लाइन अगर यूं बनती है ना तो होती है कांस्टेंट, लेकिन अगर यूं बनती है तो इंक्रीजिंग होती है ना।
तो आपके एफ डैश एक्स का ग्राफ बन रहा है यूं तो इक्वल टू 3, तो आपके एफ डैश एक्स का ग्राफ बन रहा है। हम एफ डैश एक्स पे थोड़ा कमेंट कर रहे हैं, हमको पता क्या लगाना है कि ओरिजिनल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है प्रियांशी, यस सर, एनी यस सर। डाउट? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो शुरू को इजी आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर है। हमको प्रूव करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इवन लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमेशा एवर इंक्रीजिंग होते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एवर इंक्रीजिंग होते हैं, पहली चीज तो ये फिक्स कर लो अपने माइंड में। ग्राफ क्या था याद है आपको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ यूं था, एवर इंक्रीजिंग इन्फिनिटी तक, और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी एवर इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ स्ट्रिक्टली होगा, स्ट्रिक्टली होगा, कांस्टेंट भी नहीं जाएगा कहीं पे, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। चलो यहाँ पे हमको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया e टू द पावर 2x। Here the given function is fx equals to e to the power 2x और on r दे रखा है where x belongs to any real number। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, we get f dash x f dash x इक्वल टू, बोलो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 e टू द पावर 2x। अब डेरिवेटिव निकालना तो अभी नहीं सिखाएंगे, सबको आता है ना, 2 e टू द पावर 2x। अब 2 e टू द पावर 2x जो फंक्शन होगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव की तो इसकी बात करेंगे, है ना, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बेटा कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस के नीचे आता ही नहीं है, इसकी रेंज ही प्लस आर प्लस थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या थी? डोमेन तो थी एनी रियल नंबर, और रेंज क्या थी? हमेशा पॉजिटिव रहता है, याद है? तो ये फंक्शन कितना भी नीचे आ जाए, इवन 0 को टच भी नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस के नीचे आने की तो बात ही छोड़ो, वो उसको टच भी नहीं करेगा। ये सीखा था। तो हर हाल में ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा? जब रेंज ही पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू, रेंज क्या होती है इस चीज की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और दूसरी बात, आप प्रैक्टिकली सोचो कि x यहाँ पे कुछ भी ले लूं मैं, कुछ भी, e क्या है? e क्या है बताओ? यूलर नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है? 2.7 समथिंग। अब ये पॉजिटिव एक नंबर है, उसकी पावर आप कुछ भी लगा दो ना, x कुछ भी लगा दो, क्या ये कभी भी नेगेटिव होगा? सोच के देखो। इवन अगर आप x की वैल्यू वहां पे नेगेटिव भी लगा दो, जैसे x की वैल्यू आपने -1 लगा दी, तो ये -2 हो गया। तो 2 e की पावर -2 को भी मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 1/e का स्क्वायर। अगेन है पॉजिटिव वैल्यू, भले फ्रैक्शनल आएगी लेकिन आएगी तो पॉजिटिव। तो एनालिसिस करके देख लो, या आपको पता हो कैसे भी करके हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हेयर, हाँ ऑब्वियसली ग्राफ तो ऐसे देखेंगे ना, वो तो उस पॉइंट की बात है। देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है ना, मुझे बताओ आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो, ये प्लस प्लस, इसमें बोलना माइनस प्लस। रेंज क्या होती है y की वैल्यू? पॉजिटिव, ठीक है ना, कैसे भी देख लो। रेंज क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एफ एक्स या वैल्यू ऑफ y, पॉजिटिव आ रही है। डोमेन क्या होती है? वैल्यू ऑफ x, ये डोमेन है मेरी, डोमेन कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बट रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। और अगर ग्राफ लॉगरिथमिक का देखेंगे तो लॉगरिथमिक में प्लस प्लस और यहाँ
प्लस माइनस। अब की बार डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव, अब की बार डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो मैं इस वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, वाई एक्सिस को क्रॉस करूंगा उस साइड जाऊंगा तभी तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज डोमेन मेरा क्या है, रियल पॉजिटिव है। और रेंज अब कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर भी है तो पॉजिटिव भी हो सकती है वाई की वैल्यू, और ये नीचे भी है यानी नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? हाँ तो है एफ डैश एक्स, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, hence the given function fx is strictly increasing on root. Again depends on the weightage of the question कि कितना लिखना है। अभी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी 2-3 लाइन लिख दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें कि वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। या इतना तो लिख ही सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये जो रेंज होती है वो हमेशा r प्लस होती है, तो फिर e टू द पावर 2x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। 4 लाइनें और लिख सकते हो अभी चाहो तो, अगर वेटेज अच्छा है तो क्वेश्चन, नहीं तो इतना भी काफी है। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ऑनलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो, कोई नहीं डाउट? सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, show that the function given by fx equals to sin x is strictly increasing in this, strictly decreasing in this, neither increasing nor decreasing in this। ठीक है, इंटरवल्स दे दी हैं और अलग अलग इंटरवल में क्या क्या उसकी वैल्यूज होंगी, इंक्रीजिंग होंगी डिक्रीजिंग होंगी, ये मुझे शो करना है ना। तो गिवन फंक्शन ले लेता हूं पहले मैं, fx equals to sin x। Have we turned on the recording? Yes. Here the given function is fx equals to sin x। प्रैक्टिकली अगर देखें तो fx sin x कैसे चलता है, इससे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, पता है मुझे 0 टू पाई क्या कहा था उसने, 0 टू पाई बाय 2 इंक्रीजिंग है देखो, है ना, पाई बाय 2 टू पाई डिक्रीजिंग है देखो नीचे आ रहा है। और अगर 0 टू पाई एज ए होल देखें तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। प्रैक्टिकली तो यूं ही लिख सकते हैं हम, 4 लाइनों में खत्म कर सकते हो अगर मान लो एक ही नंबर का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का बिना यूज करे भी। डेरिवेटिव का यूज करना है तो चलो फिर, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get f dash x। बोलो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इंटरवल क्या है मेरी, मतलब यूं कह लो भाई डोमेन क्या है, 0 टू पाई बाय 2, ओपन इंटरवल, बिल्कुल ठीक है। अब आप कोस की वैल्यू ध्यान से सुनना, 0 नहीं ले सकते, तो ये वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, कोस की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो कोस 0 ही तो होता है 1, तो कॉस एक्स कभी 1 नहीं होगा ना। ठीक है, 0 से बड़ा ले सकते हो और लास्ट क्या ले सकते हो, पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 लेने से कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो 0 भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि पाई बाय 2 भी नहीं ले सकते, ओपन इंटरवल है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। तो बताओ कॉस एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में लाया करेगी 1 से 0, तो हमेशा पॉजिटिव होगी, होगी नहीं होगी, इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मैं लिख देता हूं when x is greater than 0 and less than pi by 2, then cos x is
cos x is greater than 0 to 1, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 to π/2। ना वो कभी 0 हो रहा है और π/2 हो रहा है, तो cos x भी कभी ना तो 0 बनेगा ना 1 बनेगा, और 1 तो बन भी जाता तो क्या प्रॉब्लम थी, पॉजिटिव वैल्यू प्रूव करनी है ना, 0 नहीं होना चाहिए बस, है ना। ठीक है, तो आई कैन राइट इट एज दैट इज cos x is always greater than 0, है ना, for any x belongs to 0 to π/2। therefore the given function cos x की जगह आप ऐसे लिख लो f dash x is equals to cos x, ऐसे लिख लो f dash x equals to cos x greater than 0 है for any x belongs to this domain। therefore the given function f(x) is an strictly increasing function, f(x) is strictly increasing, is strictly increasing in 0 to π/2। प्रूव करना था ना, तो प्रूव्ड लिख दो नीचे या वेरीफाइड लिख दो। फिर केवल इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ आया। बी पार्ट में क्या करना है मुझे, सेकंड पार्ट में, बी पार्ट है कि सेकंड पार्ट है, बी सर पार्ट। हाँ सर यहाँ पे जब अपन ने ये लिखा कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, हाँ तो सर उसके बाद अपन ने उस पे कोस लगाया, तो हाँ, कोस 0 डिग्री तो 1 होता है ना सर। तो फिर अगर आप ऐसे करोगे तो साइन ऐसे होंगे ना एक बार के लिए। देखो इंटरवल देखी जाती है, जब x 0 और π/2 के बीच में रिवॉल्व करेगा तो cos x 0 और 1 के बीच में रिवॉल्व करेगा। आप यूं लिख लो चाहे ऐसे 1 और 0 के बीच में रिवॉल्व करेगा। अब 1 और 0 के बीच में रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली आपको फिर साइन ऐसा लगाना पड़ेगा ना। आप ये वाली बात देखो, ये वाली बात देखो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों सर, साइन क्यों चेंज करेंगे? मुझे एक चीज बताओ, जब x 0 और π/2 के बीच में रिवॉल्व करेगा, ये है 0, ये है कुछ वैल्यूज यहाँ पे, और ये है π/2। 0 पे 1 होती है वैल्यू, फिर ये कुछ वैल्यू 0। तो जो cos x है और 1 और 0 के बीच में रिवॉल्व करेगा, बताओ प्रियांशी। यस सर। अब cos x 1 और 0 के बीच में रिवॉल्व करेगा, दैट मीन्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो यस सर। सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब अगर आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 लिखते हो, तो जो बात अभी मैंने कही वो जस्टिफाई होती है क्या, बताओ। या तो ये 1 से बड़ा हो गया और 0 से छोटा हो गया, दोनों बातें ही उल्टी कर दी मैंने। 1 से बड़ा हो गया, 0 से छोटा हो गया, ठीक है ना, समझ आया। यस सर। 1 और 0 के यस बीच सर। में cos x को रिवॉल्व कराना है, तो उसको लिखने का तरीका कुछ यही होगा ना, उसे लिखने का तरीका कुछ यही होगा, ठीक है। यस सर। चलिए अब सेकेंड पार्ट में क्या है, डोमेन हमको चेंज कर दी π/2 टू π। तो when x is greater than π/2 and less than π, तो मेरा cos x क्या होता है बताओ। जब π/2 से π के बीच में रिवॉल्व करती है, तो π/2 पे क्या होती है cos की वैल्यू, 0, फिर π पे क्या होती है -1, तो cos x मेरा -1 से 0 के बीच में रिवॉल्व करेगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है।
ग्राफ रटे हुए होने चाहिए, cos x देखते ही पिक्चर बन जानी चाहिए cos x की ग्राफ लाइक दिस। क्या है ये 0 π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2, और हम कहाँ जा रहे हैं π/2 से पाए जा रहे हैं, π/2 से पाए जा रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये 0 ये -1, तो 0 और -1 के बीच में रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। ओके, तो -1 भी नहीं हो सकता लेकिन, और 0 भी नहीं हो सकता, तो हर हाल में नेगेटिव है, हर हाल में नेगेटिव है। बोलो हेयर f'(x) जो है cos x is less than 0 for any x belongs to, जो भी डोमेन है, क्या क्या है डोमेन π/2 to π। Therefore the given function f(x) is a strictly decreasing function. f(x) is strictly decreasing. In π/2 to π। ठीक है। अब थर्ड तो क्या है, थर्ड में दोनों डोमेन का कॉम्बिनेशन ले लिया इन्होंने, ठीक है। थर्ड में दोनों उसका कॉम्बिनेशन ले लिया, तो अगर उस इंटरवल में आधे इंटरवल में वो बढ़ रहा है और आधे इंटरवल में वो घट रहा है, तो क्लियरली क्या हो जाएगा कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कैसे थर्ड को तो हम बिना कुछ 3 लाइन लिख के खत्म कर सकते हैं। तीसरे में डोमेन है मेरा क्या 0 to π, ठीक है, सॉरी here we have क्या चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट पहली चीज ये है कि f(x) is strictly increasing in which domain 0 to π/2, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या है हमारे पास f(x) is, इसको चाहे से स्टेटमेंट नंबर 1 कह दो, है ना, f(x) is strictly decreasing in सेकेंड डोमेन क्या है π/2 to π, ठीक है। समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक्चुअली अगर वे क्लियर लिखें तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाती है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ना। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that what can we say कि अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो आधी में बढ़ रही है आधी में घट रही है, तो टोटल में बढ़ेगी और घटेगी। ना तो उसको केवल इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, ना ही केवल डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, neither इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। we can say that f(x) is neither increasing nor decreasing in 0 to 1। ये भी verify। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ होता, नहीं दिया हुआ होता, अगर केवल तीसरा दिया होता तो करना ही पड़ता, नहीं कर सकते। हमको क्या पता अभी उस इंटरवल में बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब केवल अगर थर्ड चीज दी हुई होती तो भी फर्स्ट एंड सेकंड चीज तो करनी ही पड़ती, एनालाइज करना पड़ता। cos x हम निकालते हैं, अब cos x 0 to π हम एनालाइज करते हैं कि 0 to π कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो 0 to π cos x ऐसे रिएक्ट करता है, कैसे, ऐसे। तो हमने देखा, नहीं ऐसे नहीं, 0 to π, देखो एक मिनट, 0 to π चलना है हमको cos x, हाँ ठीक है। तो 0 to π हमने एनालाइज किया, ये है 0, ये है, यहाँ पे है पाई। तो हमने देखा यार 0 से π/2 पे वो ऊपर है, पॉजिटिव है,
और π/2 से पाई वो नीचे है नेगेटिव है, ठीक है ना। हम एनालाइज करके लिखते हैं कि 0 to पाई के बीच में cos x केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव है ही नहीं, है ना, आधे डोमेन में पॉजिटिव है आधे डोमेन में नेगेटिव है। तो अगर उसका डेरिवेटिव केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव नहीं है तो ओरिजिनल फंक्शन केवल इंक्रीजिंग और केवल डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये एनालिसिस करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से, सही जब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बस ये एनालिसिस वाला पार्ट ही डिफिकल्ट है इसमें, इस एक्सरसाइज में कुछ फंक्शंस का एनालिसिस करना पड़ता है सोच के, उसके लिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास फंक्शंस की, ठीक है। नेक्स्ट, find the intervals in which the function f given by this is strictly increasing strictly। देखो 11th 12th में आने के बाद आपके सब्जेक्ट्स चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी एनी अदर सब्जेक्ट हो, मोर एनालिटिकल हो जाते हैं कैलकुलेटिव से ज्यादा। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि जिंदगी एनालिटिकल है, जिंदगी कैलकुलेटिव थोड़ी ना है। भाई बड़े हो गए थोड़ा ना हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया तो उससे पैसे मिलेंगे, पैसे कमाने के लिए एफ डैश एक्स थोड़ा निकालना पड़ेगा। हमारी जिंदगी एनालिटिकल है, तो धीरे धीरे जब हम सीनियर होते मैच्योर होते जाते हैं तो हमको मोर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका मोर एनालिटिकल होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में सब केस स्टडीज करवाते हैं, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता कि बताओ ये चीज, क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। आप जैसे बीटेक हो जाओ, आपसे कोई फिजिक्स का या मैथ्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको केस स्टडी देगा, ये आपके सामने सिचुएशन है, कैसे हैंडल करोगे, बताओ क्या करोगे। तो यू टेंड टू बी मोर एनालिटिकल रेदर देन कैलकुलेटिव, ठीक है ना। तो इसीलिए फंक्शन, उसके लिए क्या होनी चाहिए, एनालिटिकल होने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, रट नहीं सकते चीजों को, ठीक है ना। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, अब सेकंड टाइप के फंक्शन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स। वहां तक तो इंटरवल्स गिवन थे, अब इंटरवल्स पूछे हैं कि कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है और कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली घट रहा है, ठीक है। तो फंक्शन है देखो, here the given function is fx equals to 2x स्क्वायर है क्या, ये क्यूब है, स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। डिफरेंशिएट करो फर्स्ट ऑफ ऑल with respect to x, we get f dash x equal to 2x स्क्वायर का 4x माइनस 3। अब मुझे ये एनालिसिस करना है कि 4x माइनस 3 कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा, कब कब जीरो होगा। उस पर डिपेंड करेगा कब कब वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब कब वो डिक्रीजिंग होगा और कब कब कांस्टेंट होगा। ये पॉजिटिव वो इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव वो डिक्रीजिंग, ये जीरो वो कांस्टेंट। समझ में आई? तो पूरा एनालिसिस अब इसके इर्द गिर्द, ये क्वेश्चन है ही नहीं, एक बार भूल जाओ ये क्वेश्चन ही नहीं है। अब आगे की प्रोसेसिंग सारी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होगी, 4x माइनस 3 के अकॉर्डिंग। अब 4x माइनस 3 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये सोचना है। दैट मीन्स 4x माइनस 3 कब ग्रेटर देन जीरो है और कब लेस देन जीरो है ये सोचना है। तो पहले ये सोचो कि 4x माइनस 3 कब जीरो है, इसकी वैल्यू इक्वेट कर दो जीरो से, है ना। पुटिंग f dash x equals to 0, that is f dash x क्या है, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है, 3/4, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 3/4 पे तो वो 0 है, x की वैल्यू 3/4 पे f dash x क्या है, 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू 3/4 पे ये फंक्शन कांस्टेंट है। भाई x की वैल्यू 3/4 पे ये 0 है तो x की वैल्यू 3/4 पे वो फंक्शन कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो उसके लेफ्ट या राइट में ही वो बढ़ेगा या घटेगा, ये पता नहीं है कि लेफ्ट में बढ़ेगा कि राइट में बढ़ेगा, हो सकता है दोनों जगह बढ़ रहा हो, कुछ पता नहीं है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू 3/4 से रियल नंबर के इंटरवल को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं
so the given so the intervals to be analyzed are, कौन सी इंटरवल को एनालाइज करना है हमको, टू बी एनालाइज्ड आर 3/4 से ब्रेक करो। एक तो हो जाएगी -∞ टू 3/4। अच्छा, स्ट्रिक्टली वर्ड कह रहा है तो ओपन इंटरवल। क्यों? अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल कह दूं तो 3/4 पे तो वो कांस्टेंट है ना, हमको तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया है उसने, लगाया है तो हमको क्या करना है, 3/4 लेना ही नहीं है, तो ओपन इंटरवल। एंड सेकेंड इंटरवल विच इज टू बी एनालाइज्ड इज 3/4 टू पॉजिटिव 3/4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इसको रियल नंबर वाली लाइन में भी शो कर देना तो अच्छा लगेगा। कैसे? इस तरीके से, ये -∞, ये 3/4, ये +∞, ठीक है ना। पहले इंटरवल ये -∞ टू 3/4, दूसरे इंटरवल ये 3/4 टू +∞। अब इन इंटरवल में एनालाइज करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी कि इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि इन इंटरवल में ये एनालाइज करो बेटा कि f' पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अब पहले इंटरवल उठाते हैं, सपोज करो दिस, है ना। तो इस इंटरवल में मैंने आपको क्या बताया था, एक वो बना देना है हमको टेबल टाइप में। कैसे? ऐसे। अब यहाँ पे तो 2 इंटरवल है, 2 ही इंटरवल है तो 3 ही कॉलम में काम हो जाएगा। यहाँ तो लिख लो इंटरवल्स, यहाँ तो लिख लो इंटरवल्स, यहाँ पे लिख लो f'(x). इंटरवल कौन कौन सी है? -∞ टू 3/4 और 3/4 टू +∞। अब कोई भी एक पॉइंट यहां से सोचो, इस इंटरवल से सोचो, 0 ही ले लो। तो 0 को पुट करो आप f' में, यानी 4x - 3 में 0 को पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो नेगेटिव हुआ। अब एक पॉइंट पे नेगेटिव है यानी सारे पॉइंट्स पे नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नेगेटिव हो गया, कोई भी एक पॉइंट पे मैंने चेक कर लिया। तो इस इंटरवल में तो f' इज नेगेटिव, 100% नेगेटिव। अब उस इंटरवल से चूज करो, 3/4 और इंफिनिटी के बीच में कोई पॉइंट लो, 1 ले लो, इजी सा पॉइंट चूज कर लेना कोई भी आप। 1 ले लिया हमने, तो 4 1 जा 4 -3 पॉजिटिव आ गया 1। समझ आ रहा है राजा? ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, इस इंटरवल में वो पॉजिटिव है, ठीक है। उस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है। जिस इंटरवल में नेगेटिव है उस इंटरवल में ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि 100% नेगेटिव है, 0 भी नहीं है, क्योंकि 3/4 लिया ही नहीं ना मैंने, ना इधर लिया ना इधर लिया, तो 100% वो नेगेटिव है, तो 100% वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो 100% स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। 3/4 को क्यों लेंगे? 3/4 पे तो वो 0 है ना, 3/4 पे तो वो 0 है, और मुझे फंक्शन की वो इंटरवल पूछिए जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड हटाता तो मैं बताया क्या करता, सुनो, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड हटाता तो मैं इसमें भी 3/4 को लेता, इसमें भी लेता। देखो, अगर वो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखता तो मैं 3/4 इसमें भी काउंट करता, इसमें भी काउंट करता, क्योंकि इस इंटरवल में या तो वो नेगेटिव रहती या 0 रहती, और नेगेटिव और 0 रहती तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकते थे, केवल इंक्रीजिंग लिखता मैं। और यहाँ पे भी अगर 3/4 और ये 3/4 भी काउंट होता तो वो पॉजिटिव या 0 बन सकता था, और पॉजिटिव या 0 बन सकता था तो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना लिख के क्या लिखता, केवल इंक्रीजिंग लिखता। लेकिन उसने पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सो आई विल नॉट काउंट 3/4 एनीवेयर, ना इधर ना इधर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, हेयर, हेंस, हेंस करके लिख लो बस, और क्या, हेंस द फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन, given function f(x) is strictly decreasing है, पहले में तो strictly decreasing in
माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 वाले इंटरवल एंड strictly increasing in 3/4 से पॉजिटिव। और हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कर लिए, ए और बी पार्ट अलग अलग नहीं किया, एक साथ ही कर लिया ना। ए पार्ट करते कि इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, रेदर देन हमने एक साथ ही कर लिए। इसने अलग अलग पूछा था ना, ठीक है। पीछे से आंसर मैच करो। इंक्रीजिंग का आंसर आना चाहिए 3/4 से इंफिनिटी, और उसमें 3/4 काउंट नहीं होना चाहिए, ओपन इंटरवल होनी चाहिए। चेक करो, सही है, दोनों में ओपन इंटरवल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वही सेम क्वेश्चन। चलो ये वाला मैं करवा रहा हूँ, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन मतलब ये करने के बाद फिर सिक्स्थ में आपको डाउट्स नहीं होंगे, सिक्स्थ फिर पूरा होमवर्क हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला मैं करवा देता हूँ। ये देखो वो सिक्स्थ का ई वाला, ठीक है, चलो वो करवा देंगे। पहले ये देख लो फिफ्थ का, बोलना फंक्शन क्या है। अब मैं विथआउट स्टेप्स करवा रहा हूँ ना, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। एफ एक्स क्या है, 3x क्यूब 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, हाँ, प्लस 7, ठीक है। तो बोलना एफ डैश एक्स विल बी, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x माइनस 36। अब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस 0 तो छोड़ दो, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कब कब पॉजिटिव है कब कब नेगेटिव है, यही सोचना है मुझे। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो इट इज 6 कॉमन ले लो तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36। और अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो ये हो जाता है, सॉरी, -6। और अगर इसको एनालाइज किया जाए तो प्रोडक्ट आ रहा है -6 और सम आ रहा है -1, तो -3 + 2 है ना। तो x -3 x + 2, करेक्ट, सही किया मैंने, फैक्टराइज कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। नया कनिष्ठ का समझ, x × x x स्क्वायर, -3 × x -3x + 2x -x एंड -3 × -2 -6, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई इसकी। अब आपके लिए एनालाइज करना आसान होगा। आप क्या करोगे, वही पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लिखो, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं अभी। पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज 6 × x - 3 × x + 2 = 0 पुटअप करेंगे तो वहां से देखो 6 तो कुछ है नहीं, या तो x - 3 0 है या फिर x + 2 0 है। तो x - 3 0 है तो x क्या है, 3, और x + 2 0 है तो x क्या है, -2। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, जहां पे f डैश x 0 होता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। दैट इज, मान लो फंक्शन ऐसे चल रहा है तो इस पॉइंट पे, जैसे ये sin x वाला फंक्शन ले लें, तो ये π/2 पे 0 होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां पे फंक्शन ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है, या यूं कहूं उसका डेरिवेटिव 0 है, उसका डेरिवेटिव यानी उसका टेंजेंट पैरेलल है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो पिछले वाले में 3/4 क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हमको 2 मिले, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने मिलेंगे। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से इंटरवल्स क्या क्या ब्रेक होंगी बताओ। -∞ से, अब देखो प्रियांशी, ऐसा थोड़ा नहीं कि पहले 3 आया तो मैं पहले 3 लिखूंगा, पहले तो -3 लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो हमको ब्रेक जो करना पड़ेगा वो तो एनालिसिस करके करना पड़ेगा, पहले -2 आएगा, फिर कहीं 3 आएगा और फिर पॉजिटिव इंक्रीमेंट। तो 3 इंटरवल हो गई। स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया है उसने, चेक करो, बिल्कुल लगाया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं ओपन इंटरवल लूंगा हर जगह, -∞ to -2,
open interval, -2 to 3 open interval, and last interval will be 3 to positive infinity, और वो भी ओपन इंटरवल। ठीक है, हो गई ये 3 इंटरवल्स। चलो टेबल बनाओ, एनालाइज करते हैं। कोई भी बीच का एक पॉइंट लो, एनालाइज करो, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। इस बार टेबल थोड़ी बड़ी बनाओ क्योंकि फैक्टर्स भी है ना। इंटरवल्स पहली क्या है, -∞ से -3 -2 सेकेंड इंटरवल इज -2 to +3 एंड थर्ड इंटरवल इज 3 to +∞। ठीक है, 3 कॉलम इसलिए बनाए मैंने, एक बीच में हम एनालिसिस करेंगे, इसमें हम लिखेंगे साइन ऑफ f डैश x के साइन कैसे कैसे चलेंगे। ठीक है ना, साइन ऑफ f डैश x, और यहाँ पे सिंपली f डैश x लिख लो। ठीक है, अब -∞ से -2 के बीच का पॉइंट बताओ एक राजा। -1 -3 तो -3 पुट करेंगे, दो फैक्टर्स है हमारे पास, देखो x-3 x+2 दोनों में पुट करना है। जैसे आपने चूज किया कि सर मुझे -3 पुट करना है, तो इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। -3 इसमें पुट करना है तो -3 -6 यानी नेगेटिव, और इसमें -3 पुट किया तो -3 + 2 -1 अगेन नेगेटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो कैसे लिखेंगे, वहां पे पहला फैक्टर आया नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फैक्टर भी आया नेगेटिव, तो अल्टीमेट साइन क्या आया, पॉजिटिव। तो मैं इधर डायरेक्ट या तो ऐसे लिख लो >0 आएगा, या फिर सिंपली लिख लो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब -2 से 3 के बीच में तनिषा एक पॉइंट बताओ कोई भी। दोनों इक्वेशन नहीं है, दो फैक्टर्स हैं उसके, दोनों फैक्टर्स में पुटअप करना है। ये पूरी f डैश x की वैल्यू है ना, ये पूरी f डैश x की वैल्यू। तो अगर आपने -3 चूज किया तो दोनों जगह पुट करोगे, मतलब आप f डैश -3 निकाल रहे हो, सिंपल बात में बात कहूं तो फिर हर जगह लगाओगे ना, आप f डैश -3 निकाल रहे हो। या फिर अगर इधर नहीं पुट करना अच्छा लग रहा तो यहाँ पुटअप कर लो, पर यहाँ पुटअप करने में कैलकुलेशन आपकी भारी बनेगी, इससे अच्छा यहाँ पुटअप कर लो। ठीक है, चलो तो अब उस इंटरवल से एक पॉइंट चूज करो -2 और 3 के बीच में, 0 सबसे इजी पॉइंट, 0 पुटअप करो वहां पे, 0 -3 यानी नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, तो क्या लिखूंगा मैं, नेगेटिव इनटू, और ये है पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली <0 आएगा f डैश x। ठीक है, लास्ट 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट बताओ, 4। ठीक है, इसी से ले लो 4, तो 4 - 3 पॉजिटिव एंड 4 + 2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 इनटू पॉजिटिव, अल्टीमेटली > 0। ठीक है, hence the given function affects the given function fx is strictly, अब अगेन देखो वेटेज पे डिपेंड करता है, ये इक्वेशन 3 नंबर का आ जाए तो कैसे लिखोगे आगे की एनालिसिस। हेयर द साइन ऑफ द डेरिवेटिव f dash x is positive in this and this interval, hence the given function is strictly increasing in this interval। ठीक है ना, इसी एनालिसिस को फिर लाइंस में भी लिख सकते हैं अपन, भाई इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है ना। ठीक है, वेटेज पे डिपेंड करता है। अभी डायरेक्टली कर लेते हैं, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है देखो, दो में तो पॉजिटिव है, पहले और तीसरे इंटरवल में, तो क्या लिखूंगा, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन
कैसे इस इंटरवल को कैसे आप लिखोगे? इस तरीके से देखो, -∞, -2 यूनियन 3 इंफिनिटी। इस ये जो अब इंटरवल मैंने लिखी, इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है ना? एंड is strictly decreasing in and is strictly decreasing in बीच वाली इंटरवल है ना, -2 to 3। चेक करो पीछे आंसर। इस यूनियन फॉर्म में दे रखा है पीछे भी, या अलग अलग दे रखा है? एंड लगा दिया हुआ है तो एंड लगा दिया। मुझे बताओ, पहली और दूसरे इंटरवल में इंक्रीजिंग होता, पहली और दूसरी इंटरवल में मान लो इंक्रीजिंग होता, इसमें डिक्रीजिंग होता, तो यहाँ पे -∞ -2, और फिर यहाँ पे क्या लिखता मैं, -2 से 3। तो फिर इन दोनों को मिला के, भाई ये तो लगातार ही हो गए ना इंटरवल, वो तो बीच में गैप हो रहा था, इसके और इस इंटरवल के बीच में तो गैप है, तो हमने ऐसे लिखा कि ये लो, बीच का गैप छोड़ो, फिर ये लो। लेकिन ये दोनों तो लगातार है भाई, -2 लगातार ही तो है, कहीं ब्रेक थोड़ना है। तो क्या इन दोनों इंटरवल्स में अगर ये इंक्रीजिंग होता तो क्या मैं इसको ऐसे लिख देता सीधे ही, -∞ से 3? लेकिन -2 प्रॉब्लम करता ना, उस पे तो -2 भी आ जाता, -2 पे तो वो 0 है, हमको तो बड़ा चाहिए 0 से। तो आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो इसमें से एक पॉइंट घटाना पड़ता, करली ब्रैकेट -2 -2। अब सही था अगर ऐसा हो जाता तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आप क्या कह रहे हो कि एक क्वेश्चन कौन सा, 5th वाला, ये वाला देखने में ऐसा लग रहा है। देखो तो यहीं पे डिस्कस कर लें फिर इसको करने की बजाय, ताकि एक दो क्वेश्चन और कर पाए। x+1 का होल क्यूब, अब देखो यहाँ पे, चलो इसको कर लो फिर, ये है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रॉब्लम इज दैट थोड़ा डेरिवेटिव लेंथी बनेगा। करो फिर करो। द गिवन फंक्शन इज fx equals to x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब, x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब, यही है, ठीक है। तो f'(x) जब आप निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव निकालते टाइम। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू u'(v प्लस uv', ठीक है ना। चलो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो, x+1 का होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर आप इस फंक्शन को खोलना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा। अगर आप फंक्शन को खोलोगे तो आप उल्टा ज्यादा लेंदी कर दोगे चीज को। x+1 का होल क्यूब खोलो, फिर x-3 का होल क्यूब खोलो, फिर दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। x+1 के होल क्यूब में 4 टर्म्स निकल के आएंगी जितना मुझे ध्यान है, x-3 के होल क्यूब में भी 4 टर्म्स निकल के आएगी जितना मुझे ध्यान है। फिर 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, 16 टर्म्स बनेंगी, फिर उसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके फिर फैक्टराइज करो, डेरिवेटिव करके अल्टीमेटली इसी फॉर्म में वापस कन्वर्ट करो, तभी तो एनालिसिस करोगे नीचे की कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ठीक है ना। तो वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम सीधे ही इसका डेरिवेटिव कर देते हैं u इंटू वी के होल डैश वाले तरीके से। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज x-3 का होल क्यूब एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x-3 के होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन निकालो, 3 आ रहा है एक, तो x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और x-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचता है देखो, यहां से एक एक्स माइनस थ्री बचता है प्लस वहां से एक एक्स प्लस वन बचता है ना। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस एक्स 2x और माइनस थ्री प्लस वन क्या होगा -2, -3 + 1 -2। अगेन 2 कॉमन ले लो, जितना शॉर्ट कर सकते हो कर दो। 2 कॉमन लेके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ये फुल्ली फैक्टराइज फॉर्म है, फुल्ली एक्सपेंड सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। ठीक है, अब हम एनालाइज करेंगे तो 3 जगह एनालाइज करेंगे। ठीक है, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करोगे जब आप, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करोगे, दैट इज इन सबको, इस पूरे तामझाम को 0 के इक्वेट करना है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां से x की वैल्यू या तो -1 और इस वाले से क्या आएगी +3, इस वाले से क्या आएगी +1। एक एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दो ना, इसको कर दो 0 से इक्वेट, तो यहां से x की वैल्यू -1, भाई x प्लस वन के होल स्क्वायर को 0 से इक्वेट करो, इसका मतलब x प्लस वन 0, इसका मतलब x माइनस वन। अच्छा, वापस आप आइडेंटिटी लगा रहे हो। मैंने डायरेक्ट थोड़ा ना लिखा है, मैंने स्क्वायर रूट किया है पूरी इक्वेशन का, स्क्वायर से रूट कट गया, 0 का तो रूट 0 ही होगा। ठीक है ना, या फिर यहां से स्क्वायर हटता है तो वहां 0 रूट लग जाता है, वो वाली चीज की है। ठीक है, यहाँ पे x माइनस थ्री के होल स्क्वायर को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 3 और x माइनस वन को करेंगे तो 1। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए आपकी बात। हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स, 3। आप इसको जब प्रैक्टिकली करोगे तो अलग अलग करोगे, इसको अलग 0 के इक्वेट पुट करोगे, वहां से ये वैल्यू अलग लेके आओगे, इसको अलग पुट अप करोगे, वहां से x इक्वल्स टू 3 लेके आओगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना। ठीक है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो 4 इंटरवल बनेगी, ये तो समझ आ ही रहा है हमको। -∞ टू, सबसे पहला पॉइंट होगा -1, फिर होगा 1, फिर होगा 3 पॉजिटिव। पहली इंटरवल बनेगी -∞ टू -1, सेकंड बनेगी -1 टू 1, अगली बनेगी 1 टू 3 और उससे अगली बनेगी 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया है ना उसने, ये देख लेना, स्ट्रिक्टली लगाया तो फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स को काउंट नहीं करोगे एक भी इंटरवल में। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दे, सब में काउंट करना है, सब में ये केवल एक -∞ प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी हर जगह क्लोज इंटरवल आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब फटाफट एनालाइज करो। चलो, -∞ टू -1, -∞ टू -1, कोई पॉइंट उठाओ। -2, -2 + 1, -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव। तो आप इसमें और इसमें तो अब अगली बार पुटअप करना ही मत, पॉजिटिव ही आएगा, सीधा उसी से एनालाइज कर देना ना। भाई आप इस पूरी नंबर लाइन से कोई भी पॉइंट उठा लो और इस फैक्टर में पुटअप करो, तो कुछ भी आंसर आया होल स्क्वायर होते तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे मतलब एक बार मैंने करके देखा, मैंने कहा ये फालतू क्यों कर रहा हूँ, तो अब दूसरी बार ही फालतू थोड़ा ना करूंगा। एक बार पता चल गया ना कि फालतू कर रहा हूँ, तो अब मैं डायरेक्टली पुट उधर करूंगा। उठाओ कोई भी पॉइंट और उधर पुट करो सीधे। तो क्या उठाया था आपने, -2, -2 -1 -1, यानी कि एफ डैश एक्स इस वाले में तो रहेगा नेगेटिव, इस इंटरवल। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी वो टेबल लेबल बना के करना है आपको सारा ना। चलो, इसमें बताओ 0 ले लूं, इसमें तो इसमें 0 ले लूं, 0 -1 नेगेटिव,
केवल लास्ट वाले में पुटअप करके देख रहा हूं ना, इसमें भी नेगेटिव है साहब। ठीक है, 1 और 3 के बीच में 2 ले लो, 2 - 1 पॉजिटिव, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 ले लो, 4 - 1 भी पॉजिटिव। तो 2 इंटरवल में नेगेटिव है, 2 में पॉजिटिव है। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, या तो यूनियन लगा के लिख लो या एंड लगा के लिख सकते हो। पहले इंटरवल -∞ to -1 यूनियन -1 to 1 एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्ट। अच्छा, इंक्रीजिंग लिख दिया क्या मैंने? ये डिक्रीजिंग है इसमें, है ना, इसमें डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है ना। एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। अब देखो इसमें लगातार लगती हुई इंटरवल्स हैं, तो दोनों को मिला के एक मत कर देना गलती से कि सर -∞ से -1 और फिर -1 से 1 ही तो है, तो सीधी लिख देते हैं, सीधी लिख देते हैं -∞ to 1। गलत हो जाएगा ना वो तो, क्योंकि उसमें तो ये पॉइंट भी काउंट हो गया, उस पर तो थोड़ा ना वो नेगेटिव है, उस पर तो वो 0 है। हाँ, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होता, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड तो फिर मैं कंप्लीट एक इंटरवल बनाता, दो क्यों बनाता, फिर मैं आंसर में -∞ से 1 ही लिखता, और इंक्रीजिंग में भी 1 से लेकर इन्फिनिटी लिखता। ठीक है, क्लियर है? पीछे आंसर मैच कर लिया इसी फॉर्म में। टाइम भी हो गया, और कोई नहीं आया 9th में से? बाहर है क्या कोई? क्लियर है? ठीक, तो फिर ठीक है, आज यहीं तक कर लेते हैं। आप 6 तक के बचे हुए क्वेश्चंस करिए, जैसे 6th में ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको करिए। देखो क्वाड्रेटिक है तो लीनियर बनेगा डेरिवेटिव, तो लीनियर बनेगा तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, अगेन लीनियर बनेगा, अगेन लीनियर बनेगा तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है तो डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक बनेगा, एक डिग्री कम बनता है ना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आएंगे, इंटरवल 3 बनेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वाड्रेटिक है, डेरिवेटिव लीनियर बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, इंटरवल 2 बनेगी। ये कर ही लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन की शक्ल देख के पता चल जाता है कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, कितने इंटरवल्स होंगे, और कितने मेरे मतलब कितने इंटरवल्स होंगे, कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे। चलिए, तो 6 तक आप कल करके आइए, बाकी फिर हम कल करते हैं। क्या